हेलो एवरीवन, आप सभी का एक प्यारा सा और छोटा सा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा 9 सितंबर को जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का आज हम लोग फुल्ली एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन का प्रत्येक ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 200 मोर देन 200 क्वेश्चन पर आज हम लोग काम करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। बिना समय गंवाए चलते हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है उस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा केबल का उपयोग सामान्यतः 11 kV वोल्टेज तक किया जाता है। ठीक है। Which among the following cables are generally suited for the voltage up to 11 kV? 11 kV तक का उपयोग के लिए सामान्यतः कौन सा केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा केबल हो जाएगा, हम सभी जानते हैं जो बेल्टेड केबल होता है। ठीक है, जो बेल्टेड केबल होता है इसका इस्तेमाल हम लोग 11 kV तक यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन्ड केबल। तो स्क्रीन्ड केबल को आपको पता होना चाहिए 22 से 66 kV तक हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर केबल। तो मोर देन 66 kV, 60 kV एंड अबव, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अबव 66 kV में हम लोग प्रेशर केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसका अगर ऑप्शन के थ्रू एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि बेल्टेड केबल जो होता है, बेल्टेड केबल 11 kV तक यूज होगा, स्क्रीन्ड केबल अप टू 66 kV तक, प्रेशर केबल जो होगा 66 kV एंड एबव। इसी प्रकार से केबल से कुछ क्वेश्चन आता है, आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि पूछ देगा कि लो टेंशन केबल का जो वोल्टेज रेटिंग होता है या ग्रेडिंग होता है कितने तक होता है, या हाई टेंशन केबल का रेटिंग कितना होगा, या पूछ देगा सुपर टेंशन का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, लो टेंशन केबल 1 kV तक होता है, हाई टेंशन केबल 11 kV तक होगा, सुपर टेंशन जो ST केबल होता है 33 kV तक होता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 66 केबल तक होता है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल 132 kV तक होता है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। ये सब VVI है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पर नेक्स्ट बगल में जो हम बात करेंगे, केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है। किसी भी केबल में सबसे जो अंदर का पार्ट होता है वो कंडक्टर होता है, उसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन होता है। पेपर इंसुलेशन के ऊपर भी कई लेयर का इंसुलेशन होता है, जैसे पेपर बेल्ट का इंसुलेशन, लैड सीथड हो गया। ठीक है, सर्विंग हो गया, इससे पहले एक बीच में आर्मरिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लेयर बाय लेयर रहता है। नेक्स्ट अगर उसको हम लेयर को देखेंगे बाय डिटेल में, तो आगे एक क्वेश्चन है केबल से संबंधित, तो वहां पे हम लोग लेयर बाय लेवल केबल में कितना लेयर होता है, क्या चीज का बना होता है, किस तरह का होता है, उसका डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि बड़े पावर स्टेशनों में अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना रहना चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन। तो बताइए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला है 0.5 ओम, दूसरा है 1 ओम, तीसरा है 2 ओम और चौथा है 5 ओम। तो बड़े बड़े पावर स्टेशनों में का कितना होना चाहिए, 0.5 ओम होना चाहिए, मतलब लेस देन 1 ओम रखा जाता है, 1 ओम से कम रखा जाता है। ठीक है, बड़े पावर स्टेशनों का तो 0.5 ओम रखा जाता है। इसी प्रकार से इसके ऑप्शन के थ्रू अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लार्ज पावर स्टेशन का 0.5, मेजर सब स्टेशन जो लार्ज से छोटा सा बड़ा होगा। ठीक है, मेजर जो होगा उसे जो थोड़ा सा छोटा होगा उसका 1 ओम रखा जाता है, स्मॉल सब स्टेशन का 2 ओम, और ऑल अदर केस में कितना होगा, 8 ओम हो जाएगा।
जैसे DTR वगैरह जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वगैरह का 8 ओम तक रखा जाता है, और अर्थ कंटिन्यूटी इनसाइड एन इंस्टॉलेशन 1 ओम रखा जाता है। ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट का जो रेजिस्टेंस रखेंगे इंस्टॉलेशन का लेस देन 1 ओम रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडरग्राउंड केबल में सर्विंग लेयर का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें सर्विंग लेयर का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है नमी से सुरक्षा, दूसरा यांत्रिक क्षति से सुरक्षा, तीसरा मेटालिक सीट से सुरक्षा, और चौथा है आर्मरिंग की सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले, जैसा कि हमने बताया था कि अभी हम केबल के लेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक केबल है, इसमें केबल का प्रत्येक लेयर को दिखाया गया है। ठीक है, प्रत्येक लेयर को दिखाया गया है, जिसमें पहला लेयर है सर्विंग, दूसरा आर्मरिंग, तीसरा लेड सीथर्ड, उसके बाद आर्मरिंग के बाद बेडिंग है, उसके बाद लेड सीथर्ड है, फिर पेपर का इंसुलेशन और कंडक्टर है। ठीक है, तो इसको अगर डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे तो जो सर्विंग होता है ये फाइबर मटेरियल का बना होता है। ठीक है, क्या चीज का बना रहेगा, फाइबर पदार्थ का बना रहेगा। और जो आर्मरिंग होता है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि आर्मरिंग जो होता है केबल का क्या चीज का बना होता है, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का। ठीक है, GI गैल्वेनाइज्ड आयरन का रहेगा। जो बेडिंग होगा ये क्या चीज का रहेगा, जूट का रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेयर जो है लेड सीथर्ड, ये लीड का रहेगा, शीशा। ओके, नेक्स्ट लेयर अपना पेपर का रहता है इंसुलेशन, और उसके सबसे लास्ट में क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा, चालक रहेगा। तो किस लेयर का क्या काम है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे किसी केबल का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है। किसी केबल का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको सर्विंग कहते हैं, और सर्विंग का काम है बाहरी वातावरण से सुरक्षा करना। बाहरी वातावरण से केबल की सुरक्षा, बाहरी वातावरण से केबल की सुरक्षा, और साथ ही ठीक है सर्विंग किसको बचाता है, साथ ही किसको बचाएगा, आर्मरिंग को सुरक्षा करना। ठीक है, आर्मरिंग की सुरक्षा भी करता है। ये लेयर जो है फाइबर युक्त पदार्थ का बना होगा, बाहरी वातावरण से केबल को बचाता है, साथ ही आर्मरिंग का भी सुरक्षा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेयर जो है आर्मरिंग, इसका क्या काम है, तो केबल में यांत्रिक मजबूती के लिए, ठीक है, इस लेयर का इस्तेमाल होता है। केबल में यांत्रिक मजबूती के लिए आर्मरिंग लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन GI का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर जो है जूट का जो बना होता है बेडिंग, इसका काम है, अब मान लीजिए ये मेटल वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, केबल के अंदर ये मेटालिक पार्ट हो गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है, मतलब मेटल इसमें है। अब जब ये केबल में जहां तहां जैसे रखेंगे उठा पटक होगा, तो इसमें क्या होगा, यांत्रिक चोट के कारण ये इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, केबल के इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है। तो इस आर्मरिंग से केबल का इंसुलेशन डैमेज ना हो, इसके लिए इस बीच में जूट का पदार्थ बना हुआ है बेडिंग। ठीक है, तो बेडिंग का काम है आर्मरिंग से केबल की रक्षा करना, साथ ही आर्मरिंग में जंग नहीं लगे, ठीक है, इससे भी बचाना, जंग से बचाना, आर्मरिंग को जंग से भी बचाने का काम करता है ये जूट वाला लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर जो है लेड सीथर्ड, लेड सीथर्ड ये शीशे का बना होता है, इसका काम है केबल को नमी से बचाना, नमी से बचाना। चूंकि केबल धरती के अंदर लगाया जाता है, तो धरती में क्या होगा, नमी पाया जाएगा, उस नमी जो है अपना कंडक्टर तर ना आ जाए, इससे इसको क्या किया जाता है, लेड सीथर्ड से सील कर दिया जाता है, नमी से बचाना।
नेक्स्ट लेयर जो है कंडक्टर के ऊपर कागज का है, ठीक है, इसके ऊपर का जो कवर रहेगा वो कागज का रहेगा और लास्ट वाला अपना क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा। इस प्रकार से कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यहाँ तक नमी ना आए, ठीक है, प्रदान करने के लिए इतना सारा इंसुलेशन लेवल तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि केबल के किस भाग पर वोल्टेज का प्रेशर अधिक होता है, ठीक है, केबल के किस भाग पर वोल्टेज का प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो कौन सा भाग पे होगा, कंडक्टर पर होगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में, केबल के किस भाग पर वोल्टेज का प्रेशर अधिकतम होगा, ठीक है, तो कौन सा भाग होगा, कंडक्टर होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केबल में सर्विंग लेयर का उद्देश्य क्या है, आर्मरिंग की सुरक्षा करना। क्या उद्देश्य है, आर्मरिंग की सुरक्षा करना। मेटालिक शीट का क्या उद्देश्य है, नमी से बचाना, ठीक है। यांत्रिक क्षति से सुरक्षा कौन करता है, आर्मरिंग लेयर करता है। कौन करता है, आर्मरिंग लेयर करता है। नमी से सुरक्षा कौन बचाएगा, लेड सीथर्ड नमी से बचाएगा। सॉरी, यहाँ पे मेटालिक शीट का काम क्या है, ये मेटालिक शीट जो होता है जूट का रहेगा, मेटालिक शीट जूट का रहेगा और इसका काम है आर्मरिंग को जंग लगने से बचाना, जंग से बचाना, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्मरिंग की सुरक्षा, प्रोटेक्ट द आर्मरिंग लेयर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा जब रोटर प्रतिरोध का मान रोटर प्रतिघात के बराबर हो जाए। व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस, ठीक है। तो रोटर रेजिस्टेंस जब रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाए ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर डेवलप होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पावर डेवलप होगा, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। जब रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा तब मैक्सिमम पावर उत्पन्न होगा, टॉर्क का मान हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इंडक्शन मोटर से रिलेट हम लोग करेंगे तो कुछ और हम लोग समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है स्लिप के समानुपाती होता है। ओके, स्लिप के समानुपाती होता है। यदि स्लिप का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान भी बढ़ेगा। यही अगर टॉर्क का पूछ देगा कि वोल्टेज के साथ क्या अनुपात होता है, ठीक है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क जो है वोल्टेज के वर्गानुपाती होता है। इस तरह से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के थ्रू। इसके अगर ग्राफ को आप देखेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से शुरू हुआ है और मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचा, फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया है, शून्य हो गया है। आपको ध्यान रखना है सीधे 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस का मान जब रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर डेवलप होगा, ठीक है। इस तरह से आप और भी चीज याद रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे स्लिप का फार्मूला क्या होता है, तो स्लिप का फार्मूला होता है NS माइनस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, R फोर्स साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क बराबर RF साइन थीटा। R हो गया रेडियस ऑफ कंडक्टर, F हो गया फोर्स और थीटा हो गया एंगल, ठीक है। इस प्रकार से रेडियस ऑफ रोटर हो जाएगा, फोर्स हो गया
और थीटा हो गया एंगल। इस तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर का मेन फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। टॉर्क समानुपाती है स्लिप के, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वी स्क्वायर, स्लिप बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, और टॉर्क बराबर होता है RF साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फुल भार पर, पूर्ण भार पर यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ यूनिवर्सल मोटर ऑन फुल लोड। एट फुल लोड द पावर फैक्टर ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज अबाउट। फुल लोड पर यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है, 0.9 लैगिंग होता है। ठीक है, फुल लोड पर कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। एग्जाम में रेंज में दिया हुआ था इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से यूनिवर्सल मोटर को अगर देखेंगे तो यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है, आर्मेचर होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, सेम इट इज डीसी सीरीज मोटर। यूनिवर्सल मोटर इज नथिंग बट डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का जो भी गुण होगा किसके बराबर होगा, डीसी सीरीज मोटर के बराबर होगा। तो जैसे हम लोग क्या जानते हैं, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा। तो यूनिवर्सल मोटर का भी स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, हाई होगा। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर को केवल हम लोग डीसी पे यूज करते हैं, लेकिन इसको यूनिवर्सल मोटर को एसी प्लस डीसी दोनों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को एसी एवं डीसी दोनों पे यूज कर सकते हैं। और यूनिवर्सल मोटर का जो गुण होगा डीसी सीरीज मोटर की तरह होगा। ठीक है, किसके तरह होगा, डीसी सीरीज मोटर की तरह होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो अगर हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसा पावर फैक्टर पे काम करता है और सिंगल फेज स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर 0.85 से 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। वहीं अगर बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर बहुत क्या होता है, पुअर होता है। नो लोड पर 0.20 लैगिंग तक काम वो करता है। इसलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, लेकिन 3 फेज मोटर में कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि 3 फेज मोटर का पावर फैक्टर लगभग मेंटेन रहता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देख लेंगे यूनिवर्सल मोटर का और क्या क्या गुण है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, डीसी एसी दोनों पे ये काम करेगा। दीज मोटर आर जनरली सीरीज वाउंड आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग इन सीरीज एंड हैंस प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा। इसका जो रोटर रहता है, यूनिवर्सल मोटर का जो रोटर रहेगा क्या रहेगा, वाउंड रोटर। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है इसका जो स्पीड होगा मोर देन 3500। ठीक है, 3500 आरपीएम से भी अधिक पे ये काम करेगा। इसको एसी के साथ साथ डीसी पर भी काम करा सकते हैं। द स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर आर सिमिलर टू द डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, स्पीड और लोड, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो कैसा रहेगा इसका, डायरेक्ट करंट में ऐसा रहेगा जब डीसी पर चलेगा तो, और एसी पर चलेगा तो इस तरह से रहेगा। और यह डीसी सीरीज मोटर के समान होगा, अर्थात स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी सीरीज मोटर का भी इसी तरह का होगा। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का भी इस तरह का होगा, जब डीसी पे काम करेगा एसी पे काम करेगा तो इस तरह का होगा। आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है यूनिवर्सल मोटर या डीसी सीरीज मोटर का स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न में से चुनिए कौन सा है, 3 को 4 को ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज लो एट फुल लोड एंड वेरी हाई एट नो लोड। सेम डीसी सीरीज मोटर की तरह है, नो लोड पर इसका स्पीड हाई हो जाता है, फुल लोड पर कम हो जाता है। एट फुल लोड द पावर फैक्टर ऑफ यूनिवर्सल सीरीज मोटर इज अबाउट
0.9, ऑलरेडी बता चुके हैं 0.9 लैगिंग होगा। ठीक है, आई होप आप यूनिवर्सल मोटर का समझ गए होंगे। इतना पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यूनिवर्सल मोटर से अक्सर यही अराइज किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग सीधे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस विद्युतिक मशीन की दक्षता अधिकतम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी? तो अगर इफिशियंसी की बात आएगी, दक्षता की बात आएगी, तो हम सभी जानते हैं कौन सा मशीन का सबसे अधिकतम दक्षता होता है? ट्रांसफार्मर का होता है। कितना होता है भैया? तो 95 से 98% इसकी दक्षता होती है। और इसकी दक्षता इतनी हाई इसलिए होती है क्योंकि इसमें घूमने वाली कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, घूर्णन हिस्सा इसमें नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता ट्रांसफार्मर में, इसलिए इसका एफिशिएंसी बहुत ही अधिक होता है कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर की दक्षता की, तो सिंक्रोनस मोटर का भी दक्षता लगभग 90% होता है। ठीक है, अल्टरनेटर की अगर बात करेंगे तो अल्टरनेटर की दक्षता 85% होती है। और बात करेंगे डीसी मोटर की तो इसकी दक्षता 50 से 80% तक होती है। इस प्रकार से आप ऑप्शन के थ्रू रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर तो एक अलग ही चैप्टर है, इसे तो बहुत सारा क्वेश्चन अराइज किया जाता है। मोटा मोटी इसके पार्ट्स को आप देख सकते हैं। ये कंजर्वेटर टैंक है, ब्रीदर है, एलटी बुश है, कूलिंग ट्यूब है, ठीक है, ड्रेन ऑफ है, टैंक कवर है, मेन टैंक है। जब ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है, उस पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्यूज के मिश्र धातु में 70% टीन और 30% शीशा है। यदि 420 ग्राम टीन का भार है तब शीशे का भार बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धातु में दिया हुआ है, मिश्र धातु में टीन 30% दिया है, शीशा दिया है, सॉरी टीन दिया है 70% और शीशा दिया है 30%। ठीक है, और टीन का भार दिया हुआ है 420 ग्राम, तो बोल रहा है शीशा का भार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टीन अगर 70% है तो कितना है? 420 ग्राम है। तो शीशा अगर 30% रहता तो क्या होता? तो 420 बाई 70 इंटू 30, इस प्रकार से देखा जाए तो इसको जब आप काटेंगे 30 180 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये छोटा सा न्यूमेरिकल आया हुआ था, लगभग सभी लोग इसको सॉल्व किए होंगे। सीधे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि वह युक्ति जिसमें 2 SCR समांतर एवं व्युत्क्रम में जुड़ा हो क्या कहलाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वह युक्ति जिसमें 2 SCR समानांतर एवं व्युत्क्रम में जुड़ा हो ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है यूजेटी, दूसरा है डायक, तीसरा है ट्रायक, चौथा IGBT। इस प्रकार के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है अक्सर लोग गलत करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि जब 2 SCR को पैरेलल में जोड़ते हैं तब ट्रायक कहलाता है। ठीक है, पैरेलल और उल्टा जोड़ते हैं तब उसको क्या कहते हैं? ट्रायक कहते हैं। ओके, ट्रायक कहते हैं। ऑप्शन के थ्रू अगर रिलेट करेंगे तो यहाँ पे यूजेटी दिया हुआ है, यूजेटी को बोलते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक डायक है, एक ट्रायक है, फिर है IGBT। IGBT का पूरा नाम है, कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में, IGBT का पूरा नाम क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। यूजेटी को बोलते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इस तरह से ट्रायक हो जाएगा आंसर।
तो ये इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है इसको देखेंगे अगर हम, तो ट्रायक को समझने से पहले आपको SCR समझना चाहिए। ठीक है, क्या चीज समझना चाहिए? SCR। SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको थायरिस्टर भी कहते हैं, SCR को थायरिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो SCR में आप देख पाएंगे, जब SCR का कंस्ट्रक्शन आप देखते होइएगा तो इसमें आप देख रहे हैं कि SCR में कितना लेयर है, 1 2 3 4, 4 लेयर। जंक्शन कितना है, 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन, और टर्मिनल कितना है, 1 2 3, 3 टर्मिनल। कभी कभी आता है एग्जाम में कि SCR में कितना जंक्शन होता है, लेयर कितना होता है, टर्मिनल कितना होता है। अगर टर्मिनल होता है तो उसका नाम क्या है, तो SCR के टर्मिनल को एनोड, कैथोड और गेट कहते हैं। ठीक है, SCR 4 लेयर, 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल डिवाइस है। कभी कभी SCR का सिंबल पूछता है, तो SCR का सिंबल कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो जब ये 2 SCR को पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है, जब 2 SCR को पैरेलल में जोड़ेंगे इस प्रकार से, देखिए यहां पर 2 SCR है, ठीक है, और इस दोनों SCR को पैरेलल में जोड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे ये P है तो ये N है, यहाँ पर N प्रकार के पदार्थ है तो यहाँ पे P प्रकार के पदार्थ है। दोनों SCR को क्या किया, पैरेलल किया गया है, पैरेलल एवं उल्टा। ठीक है, जोड़ा गया है, और एक P चैनल N चैनल को शॉर्ट करके गेट बनाया गया। इस तरह से अगर सिंबल को देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एक का कैथोड इधर है, एनोड इधर है, तो दूसरे का कैथोड इधर, एनोड इधर है। इस तरह से जोड़ करके 2 SCR को पैरेलल एवं व्युत्क्रम, पैरेलल एंड रिवर्स में जब जोड़ते हैं तब अपना क्या बनाएगा, ट्रायक बन जाता है, जो कि इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो ट्रायक का सिंबल इस तरह का रहेगा, 2 SCR पैरेलल एवं उल्टा। ठीक है, ट्रायक का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ट्रायक का इस्तेमाल हम लोग रंगीन टीवी में करते हैं। ठीक है, रंगीन टीवी सेट में ट्रायक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल सर्किट में भी होता है, डिजिटल सर्किट में भी ट्रायक का इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप SCR को समझ सकते हैं। अगर हम ऑप्शन के थ्रू रिलेट करेंगे कुछ क्वेश्चन, अगर ऑप्शन के थ्रू रिलेट करेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया कि अक्सर पूछ देता है, जैसे कि UJT के बारे में पूछ देगा कि UJT में कितना टर्मिनल होता है, या इसमें कितना जंक्शन होता है, डायक में क्या होता है, ट्रैक में क्या होता है, IGBT क्या होता है। तो अगर UJT की बात करेगा, आपको पूछ देगा कि UJT में कितना जंक्शन होता है, कितना लेयर होता है और कितना टर्मिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिटेल में। UJT अगर पूछेगा तो UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, UJT का पूरा नाम है यूनि जंक्शन। तो इसमें जंक्शन की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेयर हो जाएगा इसमें 2, जंक्शन हो जाएगा 1 और टर्मिनल की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, UJT का ये आप देख सकते हैं सिंबल है, ये UJT का सिंबल है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 टर्मिनल है, एक PN जंक्शन है, ये N क्षेत्र बड़ा होता है, P क्षेत्र छोटा होता है UJT का। ठीक है, और इसमें 3 टर्मिनल है, इसका टर्मिनल का नाम क्या है, B1 B2 और E एमीटर। ठीक है, इसका टर्मिनल हो गया UJT, आपको याद रख लेना है। इसी प्रकार से अगर डायक का पूछेगा, अगर डायक का पूछता है कि डायक में कितना लेयर रहेगा, कितना जंक्शन रहेगा, कितना टर्मिनल रहेगा, तो डायक में 3 लेयर, 3 जंक्शन और टर्मिनल की संख्या 2। ठीक है, डायक में टर्मिनल की संख्या
2। इसी तरह से अगर ट्रायक के बारे में पूछेगा, ट्रायक के बारे में, तो ट्रायक में लेयर की संख्या 6, जंक्शन की संख्या 5 और टर्मिनल की संख्या 3। 5 जंक्शन और 3 टर्मिनल होगा, ठीक है। अगर IGBT का पूछेगा तो IGBT क्या है? 2 डिवाइस को संयुक्त करके बनाया गया है, BJT और मॉसफेट, BJT प्लस मॉसफेट, इस दोनों को संयुक्त करके बनाया गया है IGBT। BJT का पूरा नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू ये सारा चीज याद रख सकते हैं जो VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि जीनर डायोड का प्रयोग अधिकतर किस रूप में किया जाता है? जीनर डायोड का प्रयोग अधिकतर किस रूप में किया जाता है? जीनर डायोड इज मोस्टली यूज एज, पहला ऑप्शन है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरा है वोल्टेज रेगुलेटर और चौथा है LED। तो हम सभी जानते हैं जीनर डायोड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा रिलेट करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर पहला ऑप्शन है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या बराबर कितना होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 1। फुल वेव रेक्टिफायर में कभी कभी आता है कितना डायोड लगेगा? 2। कभी कभी पूछता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? तो सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है LED, तो LED का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और LED का कार्यकारी वोल्टेज कितना है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 3 से 30 मिली एम्पियर करंट पर ये काम करता है, ठीक है। जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स वाइस में यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। जीनर डायोड का हमेशा कभी भी फॉरवर्ड वाइस नहीं लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे रिवर्स वाइस लगाएंगे, यूज करेंगे, ठीक है। जीनर डायोड का कभी कभी सिंबल पूछ देता है, तो जीनर डायोड का सिंपल डायोड की तरह रहेगा और ये दोनों छोर एक दूसरे के विपरीत घुमा हुआ रहेगा। यही दर्शा रहा है कि जीनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जीनर डायोड के बारे में कुछ और टर्म अगर देखना है तो हम लोग देख पाएंगे जीनर डायोड का। तो यहाँ आप देख सकते हैं जीनर डायोड के बारे में बताया जा रहा है कि जीनर डायोड आर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। कभी भी जीनर डायोड कैसे जुड़ेगा? रिवर्स बायस में जुड़ेगा जीनर डायोड, याद रखना है आपको, ठीक है। वर्किंग ऑफ द जीनर डायोड इज सिमिलर टू पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। जीनर डायोड का कार्यप्रणाली पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है। इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन बट द यूनिक लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन बी ऑल्सो कंडक्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। अगर इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो सिंपल पीएन जंक्शन की तरह कार्य करेगा, लेकिन जब इसको रिवर्स में जोड़ेंगे तभी ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत काम करेगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा रिवर्स बायस में। और जीनर डायोड ऑल्सो कॉल्ड एवलांची डायोड और ब्रेकडाउन डायोड आर द हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। जीनर डायोड का हम लोग एवलांची डायोड भी कहते हैं, ठीक है, या ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। और जीनर डायोड का जो पीएन जंक्शन होता है ये उच्च डोपिंग होता है, हैवी डोप्ड होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है जीनर डायोड का जंक्शन कैसा डोपिंग होता है, तो उच्च डोपिंग होता है, हैवी डोपिंग, ठीक है, उच्च डोपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले कुछ टाइप्स ऑफ डायोड है उसको देख लेंगे। टाइप्स ऑफ डायोड अक्सर एग्जाम में आ जाता है,
उसका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो ये जंक्शन डायोड हो गया अपना सिंपल जो होता है। और किसी भी डायोड में जो ये लकीर वाला पार्ट होता है इसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। और सिंपल वाला पार्ट को एनोड कहते हैं, ओके। कैथोड और एनोड हो जाएगा। जीनर डायोड ऑलरेडी बता चुके। टनल डायोड में क्या हुआ, जीनर डायोड में एक ऊपर एक नीचे रहता है, टनल डायोड में क्या हो जाएगा, दोनों नीचे। स्कॉटी डायोड एक दूसरे के उल्टा और प्लस घुमा हुआ रहेगा, ठीक है। वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड ये दो टाइप का है, कैपेसिटर टाइप का रहेगा, ठीक है, वैरेक्टर डायोड। नेक्स्ट है डायक, दो टर्मिनल होता है डायक में, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रायक में 3 टर्मिनल होता है और रिवर्स में जुड़ा रहेगा। और ये SCR हो गया। ये लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड से रोशनी निकलता है, इसीलिए तीर इसका क्या होगा, बाहर की तरफ होता है। और फोटो डायोड जो सोलर सेल कहलाता है वो क्या करता है, रोशनी को लेता है, इसलिए इसका जो होगा तीर का निशान इंडिकेशन नीचे की तरफ होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यूरेका तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ यूरेका वायर। पहला ऑप्शन था गर्म तार, हीटिंग एलिमेंट, अर्थिंग वायर, वाइंडिंग वायर और इन स्टार्टर। तो यूरेका तार का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा देखेंगे। हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का। नाइक्रोम में क्या होता है, निकिल प्लस क्रोमियम, नाइक्रोम इस धातु है निकिल और क्रोमियम का, ठीक है। उसके बाद अर्थिंग तार जो होता है ये गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है या कॉपर का भी होता है, जनरली GI होता है, ठीक है, या कॉपर का। बाइंडिंग वायर जो मोटर जनरेटर वगैरह का जो फील्ड वाइंडिंग होता है, ठीक है, या आर्मेचर वाइंडिंग, जो वाइंडिंग में तार का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सुपर एनामेल्ड वायर, सुपर एनामेल्ड वायर। जब बहुत पतला तार रखेगा तो सुपर एनामेल्ड हो जाएगा, ऐसे एनामेल्ड वायर कहते हैं, ओके। और स्टार्टर में यूज होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूरेका, ठीक है। यूरेका का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, स्टार्टर में करते हैं। DC मोटर अथवा जनरेटर का जो स्टार्टर होता है, ठीक है, ये स्टार्टर, इसमें जो प्रतिरोध होता है, इसमें जो प्रतिरोध होगा स्टार्टर में, स्टार्टर का जो प्रतिरोध होगा ये यूरेका का बना होता है, ठीक है। DC मोटर अथवा जनरेटर का जो स्टार्टर होता है ये यूरेका का बना होता है। तो यूरेका में क्या क्या चीज रहेगा, यूरेका में क्या क्या चीज रहेगा, कॉपर रहेगा 55% प्लस निकिल रहेगा 45%, ठीक है। यूरेका में कॉपर 55%, निकिल रहेगा 45%। और यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, ये रिहोस्टेट है, रिहोस्टेट, ये भी DC मोटर अथवा जनरेटर का स्पीड कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो रिहोस्टेट के ऊपर जो बहुत सारा तार रहता है, ठीक है, प्रतिरोधक वायर, ये क्या है, यूरेका वायर ही है, ठीक है, या इसको कॉन्स्टेंटन वायर भी कहते हैं, कॉन्स्टेंटन वायर। कभी कभी एग्जाम में आता है कि रिहोस्टेट में प्रयोग की जाने वाली वायर का नाम क्या है, तो वहां पर आपको यूरेका वायर नहीं देगा तो कॉन्स्टेंटन वायर वहां पे आंसर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी कॉन्स्टेंटर वायर दे देता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इमरजेंसी लाइट को किस चार्जिंग विधि के द्वारा आपातकालीन स्थिति में प्रयोग हेतु चार्ज में लगाकर रखा जाता है, ठीक है। जो इमरजेंसी लाइट होता है वो इमरजेंसी के लिए यूज करना है, उसको डेली तो यूज करना नहीं, इमरजेंसी में यूज करना है, परंतु हमेशा वो चार्ज रहना चाहिए, इसीलिए उसको क्या करते हैं, कम वोल्टेज पर लगातार चार्ज किया जाता है। और इस प्रकार से जो चार्ज करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है, ठीक है।
बहुत कम वोल्टेज पर जब लंबे समय के लिए चार्ज में लगाकर छोड़ दिया जाता है तब उसका नाम क्या हो जाता है, ट्रिकल चार्जिंग। तो ट्रिकल चार्जिंग का ये जो अपना इमरजेंसी लाइट होता है उसको ट्रिकल चार्जिंग मेथड से चार्ज में लगाकर छोड़ दिया जाता है ताकि इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू रिलेट करेंगे तो एक है ऑप्शन बूस्ट चार्जिंग, स्थिर धारा, स्थिर वोल्टेज। तो बूस्ट चार्जिंग का इस्तेमाल तब करेंगे जब कम समय में बैटरी को चार्ज करना हो। ठीक है, कम समय में बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, जब कभी समय नहीं है हमारे पास और बैटरी को चार्ज करना है तो वहां पर क्या करेंगे, बूस्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दो विधि है नॉर्मली बैटरी को चार्ज करने का, दो विधि है, कांस्टेंट करंट मेथड और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो जनरली कांस्टेंट करंट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कौन सा मेथड का, कांस्टेंट करंट मेथड, स्थिर धारा, मतलब करंट इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और जैसे जैसे वोल्टेज मतलब चार्जिंग होगा, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगा वैसे वैसे वोल्टेज का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा और हमारा बैटरी चार्ज होता जाएगा। ठीक है, तो करंट कांस्टेंट जब करंट को कांस्टेंट करके जब चार्ज करते हैं तो करंट कांस्टेंट वोल्टेज की अपेक्षा समय थोड़ा अधिक लेगा लेकिन बैटरी की आयु लंबा रहेगी। ठीक है, आयु लंबी रहेगी। वहीं अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज पर इस्तेमाल कर दिए, करंट को कंट्रोल नहीं किए तो क्या होगा, उससे भी बैटरी चार्ज होगा, समय थोड़ा कम लगेगा चार्ज करने के लिए और बैटरी का आयु उतना लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से इमरजेंसी लाइट को हम ट्रिकल चार्जिंग विधि से चार्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग सीधे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलिकॉन डायोड के लिए रोधिका विभव का मान कितना होता है, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड। तो सिंपल जो डायोड होता है आपको पता है दो टाइप के मटेरियल से मिलके बना होता है, पी टाइप और एन टाइप पदार्थ को जब एक साथ जोड़ देते हैं तब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। ठीक है, तो जो डायोड में एन टाइप मटेरियल होता है वो कैथोड बन जाता है, पी टाइप मटेरियल एनोड बन जाता है और उसका सिंबल कुछ इस तरह का हो जाता है सिंपल डायोड का। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, और जर्मेनियम डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्टेज होता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, सिलिकॉन डायोड मैक्सिमम जो डायोड यूज होता है कौन सा होता है, सिलिकॉन डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, HPMV लैम्प में किस रंग का भाव होता है, विच कलर इज डिफिशियंट इन HPMV लैम्प। HPMV का पूरा नाम क्या है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। ठीक है, HPMV लैम्प का पूरा नाम हो जाएगा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। HPMV लैम्प का कनेक्शन इस तरह का है, इसको जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, इग्निटर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए और यहाँ पे ब्लास्ट चाहिए। ठीक है, इसका कनेक्शन कुछ इस तरह का किया जाता है। ठीक है, तो इग्निटर का काम क्या है और ब्लास्ट का काम क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प में क्या चाहिए, इसको स्टार्ट कर, इसमें इग्निशन प्रोसेस चालू करने के लिए लैंप के अंदर इसको बहुत ही हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, हाई वोल्टेज। ठीक है, इग्निशन प्रारंभ करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए। तो ये जो है इग्निटर और ब्लास्ट मिलके कुछ समय के लिए लगभग 1000 वोल्टेज डेवलप करता है, तब लैंप के अंदर इग्निशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जैसे इग्निशन प्रारंभ हो जाता है फिर धीरे धीरे ये वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और पावर फैक्टर को
मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर भी लगा होता है। ओके, तो बोल रहा है कि HPMB लैंप में कौन सा प्रकाश का कौन सा रंग नहीं होता है, तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होता है उसमें लाल रंग नहीं होगा। ठीक है, लाल रंग नहीं होता है। ठीक है, इसका ब्लू रहेगा, व्हाइट रहेगा, पीला रहेगा। स्टार्टिंग के समय इसका कुछ और कलर रहता है, जब ये जलने लगेगा तो इसका रंग बदल जाता है। कब कौन सा कलर रहेगा इसको डिटेल वाइज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जनरली हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप इमिट्स ग्रीनिश ब्लू, ठीक है, ग्रीनिश ब्लू लाइट, बट फ्रॉम द ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज ब्लूस व्हाइट कलर लाइट। ठीक है, मतलब कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का जनरली जो कलर होगा कैसा होगा, ग्रीनिश ब्लू, मतलब ब्लू रहेगा हरा टाइप का, लेकिन कभी कभी ब्लूस व्हाइट भी इसको कहा जाता है। अगर इस तरह का ऑप्शन है तो ये भी आंसर आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन सा कलर आ गया, ब्लू भी आ गया, व्हाइट भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, ये सब कलर उसमें पाया जाता है, लेकिन रेड नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द मरकरी वेपर लैंप इज हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, इट इज यूजेज एन आर्क थ्रो वेपोराइज मरकरी इन ए हाई प्रेशर ट्यूब टू क्रिएट वेरी ब्राइट लाइट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स ऑन। हम बताए ऑलरेडी कि इस लैंप को जलने के लिए हाई प्रेशर वेपोराइज करना पड़ता है। ठीक है, इसका आर्क उत्पन्न करने के लिए वहां वेपर बनता है, मरकरी वेपर हाई प्रेशर पे तब आर्क उत्पन्न होता है और धीरे धीरे लैंप जलता है। मरकरी वेपर लैंप इज डिफिशियंट इन रेड कलर। ठीक है, रेड कलर बिल्कुल नहीं रहेगा, रेड कलर लाल रंग का डिफिशियंट अभाव होता है। ठीक है, HPMB लैंप में लाल कलर का अभाव होता है। इट इमिट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रीनिश ब्लू लाइट, इसका कलर कैसा रहेगा, ग्रीनिश ब्लू रहेगा। इट प्रोड्यूस कलर डिस्टॉर्शन, कलर डिस्टॉर्शन एक ये है लाइट का क्या बोलते हैं उसको, दोष है, इसके द्वारा भी उत्पन्न होता है। ठीक है, कलर डिस्टॉर्शन का मतलब ये हुआ कि इसके लाइट में जब आप किसी वस्तु को देखिएगा तो उसका ओरिजिनल कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वही कलर डिस्टॉर्शन दोष होता है। इट हैज इफिशियंसी ऑफ अबाउट 40 ल्यूमेंस प्रति वाट। ठीक है, कभी कभी पूछता है HPMB लैंप का इफिशियंसी कितना होता है, तो 40 ल्यूमेंस प्रति वाट इसका एफिशिएंसी होता है। कभी कभी पूछता है इसका आयु कितना होता है, लाइफ। ठीक है, HPMB लैंप का आयु कितना होगा, तो लगभग 12,000 घंटा होता है। ठीक है, आवर्स। HPMB लैंप का जो आयु होगा लगभग 12,000 घंटा होगा। ओके, इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल कलर का अभाव होता है, इसके अंदर नीला रहेगा, सफेद रहेगा, पीला भी रहेगा। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू इसका ओरिजिनल कलर होता है, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, ओरिजिनल कलर रहेगा। कभी कभी व्हाइट ब्लू भी इसका रहता है। ठीक है, ये सब कलर रहेगा इसके अंदर, लेकिन लाल कलर का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का दक्षता कितना होता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का दक्षता कितना होगा। पहला ऑप्शन है 40.6, दूसरा है 81.2। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का दक्षता होता है 40.6, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता 40.6। इसका जो डबल होगा 81.20 किसका हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर का हो जाएगा। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का हो जाएगा। ओके, ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 1 और दूसरा 2 चाहिए। ठीक है, कितना डायोड चाहिए, और इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। आपको हम बता दें कि ये जो पढ़ा रहे हैं इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक का चैनल दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ऐड हो जाए। वहाँ आपको जो भी PDF
के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसका PDF सहित आपको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका और ऑप्शन के थ्रू रिलेट करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कितना मिलता है, या फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज जो होगा 0.45 इंटू इनपुट वोल्टेज। ठीक है, जितना आप इनपुट वोल्टेज देंगे उसका 0.45 देगा हाफ वेव रेक्टिफायर भी इनपुट। और फुल वेव रेक्टिफायर कभी कभी आ जाएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो ये 0.9 इंटू इनपुट वोल्टेज, जितना इसका इनपुट होगा यहाँ पे वोल्टेज इनपुट, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर का तो 0.9 गुना मिलेगा। ठीक है, और हाफ वेव में क्या होगा 0.45 मिलेगा। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है VAWT का विस्तार रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VAWT। पहला ऑप्शन है वेरिएबल एक्सिस विंड टर्बाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, वोल्ट एम्पियर विंड टर्बाइन एवं वेरिएबल एरिया विंड टर्बाइन। तो ये जो VAWT टर्म है ये अपना विंड पावर पॉइंट से, विंड पावर प्लांट से संबंधित है। ठीक है, जिसको हम लोग पवन चक्की भी कहते हैं, पवन चक्की से संबंधित है। ठीक है, विंड पावर प्लांट। तो विंड पावर प्लांट दो टाइप का होता है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक इस तरह का रहेगा, एक इस तरह का। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, जब इसका एक्सिस देखिए, इस पार्ट को देखना। ठीक है, इसका जो मेन नेस्ले वाला पार्ट है, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल में है ना ये, तब इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, और इस पार्ट को जब सीधे खड़ा रखा जाएगा तब इसको बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और ये क्या है, ऐसे है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यही दो टाइप है विंड पावर प्लांट का। ठीक है, तो यहाँ पे VAWT क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। जब इस तरह से रहेगा वर्टिकल एक्सिस, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जो विंड पावर प्लांट होता है। ठीक है, ये कमर्शियली स्मॉल टर्बाइन जो होगा व्यवसाय की दृष्टि से 5 किलोवाट तक बना होता है। ठीक है, विंड टर्बाइन कमर्शियली स्मॉल टर्बाइन जो होगा विंड पावर प्लांट का 5 किलोवाट तक रहेगा। जब उसको बड़े स्तर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बिग जनरेटर के रूप में, बिग पावर के रूप में, बिग टर्बाइन जो इसका होगा मैक्सिमम कितना होगा, 5 मेगावाट तक का रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 5 मेगावाट तक का रहेगा। और विंड पावर प्लांट का दक्षता जो होता है 40% होता है। कितना होता है, 40%। विंड पावर प्लांट की आयु होता है 12 वर्ष। ठीक है, विंड पावर प्लांट का आयु कितना होगा, 12 वर्ष, सॉरी 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, विंड पावर प्लांट की दक्षता आयु 20 वर्ष और दक्षता हो जाएगा 40%। ये भी रेंज में मान सकते हैं, इसको 20 से 40 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 20 से 40% इसका दक्षता होता है, ऐसे 40% के आसपास होता है। ठीक है, रेंज में अगर पूछेगा तो 20 से 40% इसकी दक्षता हो जाएगी और आयु हो जाएगी 20 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है MPPT का विस्तार रूप क्या है। तो जिस प्रकार से VAWT विंड पावर प्लांट से संबंधित था, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये जो है अपना सोलर सिस्टम या विंड पावर दोनों से संबंधित है। ठीक है, MPPT
मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। ये जो है सोलर सिस्टम और विंड पावर पॉइंट से भी संबंधित है, विंड टरबाइन से संबंधित है, ठीक है। तो एमपीपीटी होता क्या है? एमपीपीटी एक प्रकार का चार्जिंग कंट्रोलर है। क्या है? चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर जब इसको सोलर सिस्टम में लगाएंगे तो ये चार्जिंग को कंट्रोल करेगा, ठीक है। कनेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ सोलर प्लेट से करंट आ रहा है, डीसी बूस्ट कंट्रोलर में गया, उससे पहले एमपीपीटी कंट्रोल करके भी इसको दिया, फिर बैटरी को चार्ज किया और लोड में डाला। तो जब इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम से जोड़ेंगे तो चार्ज कंट्रोलर बोलेंगे एमपीपीटी को, ठीक है। यही अगर विंड टरबाइन में एमपीपीटी लगा रहेगा तो इसका काम है जो ऑन ग्रिड विंड टरबाइन होता है, मतलब डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा हुआ जो विंड टरबाइन होता है उसमें एमपीपीटी का जब इस्तेमाल करेंगे तो एमपीपीटी का काम रहेगा, ठीक है, पावर को कंट्रोल करके ग्रिड में देना, पावर कंट्रोल करके ग्रिड में सेंड करना, पावर को कंट्रोल करके ये ग्रिड में देता है, ठीक है। वहीं अगर सोलर सिस्टम में लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसको चार्जिंग कंट्रोल बोलेंगे। इस प्रकार से एमपीपीटी का पूरा नाम है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। इसका आप यहाँ सोलर सिस्टम में भी देख सकते हैं, सोलर सिस्टम में इस तरह से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये दोनों सोलर का पैनल है, पैनल से कनेक्शन गया एमपीपीटी में, ये क्या किया, सोलर चार्ज कंट्रोलर है, चार्जिंग को कंट्रोल किया, कंट्रोल करके किसको देगा, बैटरी को देगा, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट डीसी भी लैंप एमपीपीटी से ले सकते हैं, डायरेक्ट डीसी लैंप के लिए लोड, या कंट्रोल करके बैटरी को चार्ज किया, बैटरी से यूपीएस में दिया इन्वर्टर में, और यहाँ से फिर अपना एसी लोड जो भी है लगाया, ठीक है। तो अगर सोलर सिस्टम से जोड़ के रखेंगे तो उसको हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। जब एमपीपीटी को सोलर में लगाएंगे तो ऑफ ग्रिड बोलेंगे, ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड। वहीं अगर विंड टरबाइन में जोड़ेंगे तब वो क्या कहलाएगा, ऑन ग्रिड कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 गीजर में ताप नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। गीजर में ताप नियंत्रक के रूप में क्या चीज का इस्तेमाल होता है? विच डिवाइस इज यूज इन गीजर एज टेम्परेचर कंट्रोल? पहला ऑप्शन है थर्मोकपल, दूसरा ग्लास वूल, तीसरा वाल्व, चौथा है थर्मोस्टेट। तो यहाँ पे गीजर, ये जो गीजर है, ठीक है, गीजर के बाहरी भाग में आप देखेंगे जब भी एक छोटा सा स्विच होता है, नोब होता है, ठीक है। तो ये बाहर में छोटा होता है लेकिन अंदर में क्या होता है, इस तरह का रहेगा। ये बाहरी स्विच है और ये पूरा उसका टैंक में रहता है, गीजर के टैंक में रहता है, ठीक है। इस टैंक में जो भी वाटर है, पानी है, इसका तापमान को ये क्या करता है, यहाँ पे रीड करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो स्विच है ये अलग अलग रेशियो पे सेट, जैसे आप जितना पे सेट कर देंगे ये क्या करेगा, अंदर के वाटर को उतना हीट पर ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो गीजर में जब भी ताप नियंत्रक का कहीं भी आएगा, टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात, कभी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात आएगा, ताप नियंत्रण करने का बात, तो हमेशा आपको याद रखना है, किसको याद रखना है, थर्मोस्टेट का, ठीक है। थर्मोस्टेट ताप नियंत्रक होता है। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो ताप नियंत्रक रहेगा थर्मोस्टेट होगा। एक ऑप्शन है थर्मोकपल ऑप्शन। तो थर्मोकपल का इस्तेमाल हम लोग उच्च ताप को मापने हेतु करते हैं, ठीक है। ताप को माप सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन थर्मोस्टेट क्या करता है, ताप को कंट्रोल करता है, ठीक है। थर्मोकपल से हम लोग ताप को माप सकते हैं, थर्मोस्टेट से ताप को कंट्रोल कर सकते हैं। उच्च ताप जो मापता है थर्मोस्टेट, ये -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, ठीक है। उसके बाद है ग्लास वूल।
तो ग्लास वूल जो है गीजर का अंदर आंतरिक पार्ट है, ठीक है। गीजर के अंदर में ग्लास वूल रहता है, ग्लास वूल। इसका काम है गीजर के बाहरी तापमान और अंदर तापमान, गीजर के आंतरिक तापमान और बाहरी तापमान से आंतरिक तापमान और बाहरी तापमान के बीच दीवार का काम करेगा, ठीक है। तापमान के बीच दीवार की तरह काम करता है, ठीक है। गीजर का जो अंदर का भाग होता है कॉपर का होता है, उसके ऊपर ग्लास वूल का एक परत होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाहरी भाग होता है गीजर का टैंक का। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, जितना सेट किए उतना रहे, इसलिए बाहरी लेयर और अंदर के लेयर के बीच ग्लास वूल रहता है, ठीक है। ये एक दीवार की तरह काम करता है, ग्लास वूल गीजर का आंतरिक पार्ट है। इस तरह से ऑप्शन 4 नंबर थर्मोस्टेट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि एमकेएस सिस्टम में ऊष्मा की इकाई क्या है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। एमकेएस सिस्टम में ऊष्मा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। एमकेएस सिस्टम में ऊष्मा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। तो जूल आंसर हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये तीनों क्या चीज का है? ताप का यूनिट है, ठीक है, ताप का इकाई है। तो फ़ारेनहाइट जो होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट में BTU, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में ताप की इकाई फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरह से ताप का और भी इकाई है, सेल्सियस हो गया या केल्विन हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो जूल है ऊष्मा की इकाई एमकेएस सिस्टम में है, ठीक है। हम लोग वाट यानी कि शक्ति की इकाई को भी जूल पर सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। जूल पर सेकेंड में भी शक्ति को मापते हैं, ठीक है। एक जूल में 0.24 ग्राम कैलोरी होता है। एक जूल में 0.24 ग्राम कैलोरी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर्म फैक्टर का अनुपात, मतलब फॉर्म फैक्टर किस किस चीज का अनुपात है? फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, पहला ऑप्शन है पीक वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू टू पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। तो हम सभी क्या जानते हैं? फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू से औसत वैल्यू का अनुपात क्या होता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है, फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? 1.11 होता है फॉर्म फैक्टर का मान। आरएमएस वैल्यू को आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आरएमएस वैल्यू बराबर 0.707 इंटू वी मैक्स। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, अधिकतम अनुपात से आरएमएस के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। पीक फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का मान 1.414 होता है, ठीक है। इस तरह से पीक वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग, पीक वैल्यू बराबर हो जाएगा 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता एक किस प्रकार की राशि है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इज ए विच टाइप ऑफ क्वांटिटी। चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता किस प्रकार की राशि है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता सदिश राशि है, ओके। इसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो सदिश राशि में और क्या क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं, ये सब क्या है, सदिश राशि में आता है। अदिश राशि में क्या क्या आएगा, अदिश राशि में हो गया चार्ज, आवेश, मास, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कुछ, डेंसिटी, घनत्व, ये सब अदिश राशि है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर को किस अनुपात में परिभाषित किया गया है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड, औसत लोड से अधिकतम लोड का अनुपात। ठीक है, लोड फैक्टर कहलाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में कौन सा वक्र टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच संबंध दिखाता है। कौन सा वक्र मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच दिखाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डीसी जनरेटर का अक्सर आ जाता है कि ओपन सर्किट विशेषता कौन कौन से चीज के बीच रहता है, या बाह्य सर्किट विशेषता ईसीसी या आईसीसी किसके किसके बीच रहता है, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी पूछा गया है कि टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट किसके बीच रहेगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट किसके बीच रहेगा, तो एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ईसीसी जो होता है टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच रहेगा। ठीक है, ईसीसी। इसी प्रकार से आप देखेंगे ओपन सर्किट विशेषता जो होगा नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच रहेगा। ठीक है, नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच रहेगा। इसी प्रकार से आंतरिक सर्किट विशेषता आईसीसी जो होगा इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है E0 का मतलब नो लोड ईएमएफ, IF का मतलब फील्ड करंट, टर्मिनल वोल्टेज, लोड करंट, जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट। ठीक है, इस तरह से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका अगर एक्सप्लेनेशन करके हम लोग देखेंगे डिटेल में, तो आप यहाँ देख सकते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ओसीसी जो होता है नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच रहेगा। ठीक है, नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच रहेगा, और इसका जो है वक्र इस तरह से रहेगा तीनों में, एक्सटर्नल ओपन सर्किट और इंटरनल जो भी निकालेंगे तीनों में इसी तरह का रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट जो रहेगा टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच आएगा, जो कि एग्जाम में आया था। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच रहेगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच रहेगा, जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच रहेगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ डिटेल से, इसको आप पीडीएफ जब मिलेगा उस समय पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक न्यूमेरिकल है। ये क्या कर रहा है कि एक 2 पोल 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति वाले प्रेरण मोटर में 2 हर्ट्ज रोटर आवृत्ति होती है, स्लिप की परसेंटेज ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 2 पोल है, मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और रोटर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 हर्ट्ज, तो स्लिप का प्रतिशत क्या होगा, स्लिप परसेंट बराबर वाट। स्लिप परसेंट क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इंटू मेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इंटू मेन फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ से स्लिप बराबर क्या हो जाएगा, स्लिप बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी बट्टा मेन फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी 2 दिया है, मेन फ्रीक्वेंसी 50 है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4 स्लिप का मान क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। इस तरह से 4% आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विद्युत नियम अनुसार निम्न और मध्य वोल्टेज के लिए इस सड़क किनारे बनाए गए ओवरहेड लाइन के सबसे निचले वाले कंडक्टर की जमीन के ऊपर से न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन एबव ग्राउंड ऑफ लोएस्ट कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन। कह रहा है कि ओवरहेड लाइन का सबसे निचला जो कंडक्टर होता है उसका धरती से न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6.1 मीटर ही होता है। ठीक है, 6.1 मीटर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। ठीक है, ओवरहेड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन का 6.1, वहीं ट्रांसमिशन में अलग अलग होता है। ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ पे कुछ वोल्टेज का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 66 kV अगर गुजर रहा है तो ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 होना चाहिए। ठीक है, 132 जा रहा है तो 6.1 होना चाहिए, 220 जा रहा है तो 7 होना चाहिए, 400 जा रहा है तो 8.8 होना चाहिए। यहाँ पे गौर करिएगा कि 66 kV के लिए और 132 kV के लिए दोनों के लिए 6.1 ही है। आखिर ऐसा क्यों है, आगे एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि ओवरहेड लाइन में जो सबसे निचला कंडक्टर होगा 6.1 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, ट्रांसमिशन का देखेंगे एक फार्मूला है, उसके आधार पे सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है। तो मान लीजिए एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है। ठीक है, इसके बीच जो हमारा कंडक्टर है जितना झुका होता है उसको हम लोग सैग बोलते हैं, और धरती से जो दूरी होता है नियरेस्ट सबसे नीचे वाले कंडक्टर के, इसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, देखिए एलटी लाइन के लिए 5.8 मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एलटी लाइन के लिए 5.8 मीटर और हाई वोल्टेज एचटी लाइन के लिए 6.1 मीटर, जो कि आंसर था। और नीचे बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन का, कौन सा लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का। तो ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में 33 kV का ग्राउंड क्लियरेंस 5.2 मीटर होता है। 33 kV का कितना होगा, 5.2 मीटर होता है। ट्रांसमिशन 33,000 वोल्टेज से ऊपर वाले वोल्टेज को बोलते हैं। तो 33 kV का कितना होगा, ग्राउंड क्लियरेंस 5.2 होगा। 33 से ऊपर जितना जाएंगे उसका एक फार्मूला है, उसके तहत हम निकाल सकते हैं। आपको मेन 33 का याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 132 kV का हम निकालेंगे। ठीक है, कि 132 kV का ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा। तो पहले देखेंगे कि 132 kV और 33 kV के बीच डिफरेंस कितना है। तो 132 में से 33 kV घटा दिए तो 99 kV हो गया। अब ये 99 kV 33 kV का कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो जो क्लियरेंस होगा 33 kV के लिए 5.2 है ऑलरेडी, इसमें जोड़ेंगे 3 गुना है तो 3 गुना 0.3, इस तरह से 5.2 में जोड़ेंगे 0.9, इस तरह से जब इसको जोड़ेंगे तो 6.1 मीटर आता है। ठीक है, तो 132 kV के लिए 6.1 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा। 33 kV के लिए इतना है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 132 का, 220 का, 400 का, इस फार्मूला पे आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।